हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर सेकंड। चैप्टर सेकंड है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इससे पहले हमने चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट कर दिया है। आप जो है जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अर्थात जीव जगत का वर्गीकरण। जो बायोलॉजिकल हैं, जीव जगत हैं, उनको कैसे क्लासिफाइड किया जाता है, क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, इस चैप्टर में आपको इसके बारे में बताया जाएगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अर्थात जीव जगत का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम लोग इसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि स्टार्ट में कैसे जो है इसको स्टार्ट किया गया क्लासिफिकेशन को, फिर जो है अभी तक जो है किसका क्लासिफिकेशन चल रहा है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पहले स्टार्ट देखते हैं। सिंस द ड्रा ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सिंस द ड्रा ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता के प्रारंभ से ही। ठीक है, जब सभ्यता प्रारंभ हुई, सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, उसके समय से ही कई बार जीवों को बांटने की कोशिश किया गया, जीवों के वर्गीकरण करने की कोशिश किया गया। सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने, ठीक है, जीवों को, सजीव प्राणियों को वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए। सिंस द ड्रा ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव मेनी अटेम्प्ट टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभ्यता के प्रारंभ से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को बांटने के लिए कई अटेम्प्ट किए गए, कई बार कोशिश किया गया। इट वाज डन इंस्टिंक्टिवली, not using criteria that were scientific but born out of a need to use organism for our own use for food, shelter and clothing। ठीक है, तो यह जो वर्गीकरण का, क्लासिफिकेशन का प्रोसेस जो किया गया है, यह जो है किसी भी साइंटिफिक बेस पे नहीं था, वैज्ञानिक तरीके से इसको क्लासिफाई नहीं किया जा रहा था। यह जो है वर्गीकरण एक हमारे सहज बुद्धि के आधार पर, ठीक है, हमारी जरूरतों के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया। वह जरूरत हमारी क्या थी? फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, फूड भोजन के लिए, शेल्टर रहने की जगह के लिए और कपड़ों के लिए। जो भी हमने वर्गीकरण किया था वह हमारे फूड, शेल्टर और क्लोथिंग के अर्थात हमारी आवश्यकताओं पर आधारित था। इसमें हमारा जो प्रयास था वह साइंटिफिक नहीं था। इट वाज डन इंस्टिंक्टिवली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वी आर साइंटिफिक। वर्गीकरण का यह तरीका जो था वह साइंटिफिक नहीं था, वैज्ञानिक तरीका नहीं था, न ही कोई इस पर क्राइटेरिया निर्धारित थी, कोई पैमाना निर्धारित था, मापदंड निर्धारित था, ऐसा कुछ नहीं था। बट बर्न आउट अ नीड, यह जो है हमारे जन्म के आवश्यकताओं के आधार पर था। जो है जिंदा रहने के लिए हमें जो भी जरूरतें होती हैं उसकी आवश्यकताओं पर क्लासिफिकेशन किया गया था। यूज ऑर्गेनिज्म फॉर आवर ओन यूज, ठीक है, अपने यूज के अनुसार क्लासिफिकेशन किया गया था। और हमारा यूज जो था वह था फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। ठीक है, एरिस्टोटल was the earliest to attempt a more scientific basic of classification। ठीक है, अरस्तु ने जो है वैज्ञानिक रूप से वर्गीकरण का प्रयास शुरू किया। ठीक है, अरस्तु ने वैज्ञानिक रूप से वर्गीकरण का प्रयास किया। इससे पहले कोई भी साइंटिफिक वर्गीकरण नहीं था। ठीक है, इन्हीं प्रयासों में जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मापदंडों का उपयोग सबसे पहले अरस्तु ने किया था। तो सबसे पहले अरस्तु ने, एरिस्टोटल ने सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की स्टार्ट किया था। ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासिफाई प्लांट इनटू ट्री, सर्ब एंड हर्ब्स। उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को लिया था। ठीक है, दिखने वाले लक्षण को, ठीक है, जो दृश्य रूप थे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर थे, जो दिखने वाले लक्षण थे, उस आधार पे उन्होंने प्लांट को ट्री, सर्ब और हर्ब में बांटा था। ठीक है, तो अरस्तु ने अपने प्रयास में पौधों को उनके मॉर्फोलॉजिकल लक्षण के आधार पर ट्री, वृक्ष, झाड़ी
और शाक में वर्गीकृत किया था। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल इंटू टू ग्रुप, उन्होंने एनिमल को भी दो ग्रुप में बांटा, दोज विच हैड रेड ब्लड एंड दोज दैट डिड नॉट। ठीक है, उन्होंने जो एनिमल को दो भागों में बांटा वह दो भाग थे, पहला था जिनके पास रेड ब्लड होता है और दूसरा था जिनके पास रेड ब्लड नहीं होता है। ठीक है, तो उन्होंने जीव को, एनिमल को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, रेड ब्लड वाले और बिना रेड ब्लड वाले। यह जो है पहला जो साइंटिफिक बेसिक्स पर क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया गया था वह एरिस्टोटल के द्वारा शुरू किया गया था, अरस्तु के द्वारा शुरू किया गया था। फिर आते हैं लिनियस। इन लिनियस टाइम टू टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विथ प्लांटी एंड एनिमिलिया। लेनियस के समय, ठीक है, जिस समय कोरलस लिनियस थे उनके समय सभी प्लांट और एनिमल के वर्गीकरण के लिए एक किंगडम वाज डेवलप दैट इंक्लूडेड ऑल प्लांट एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, टू किंगडम सिस्टम को स्थापित किया जिसमें सभी प्लांट और एनिमल को शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो लीनियस के समय, लीनियस के टाइम में टू किंगडम सिस्टम स्टार्ट किया गया, टू किंगडम सिस्टम स्टार्ट किया गया जिसमें प्लांट और एनिमिलिया दो किंगडम बनाए गए, जिसके अंतर्गत सभी पौधे और एनिमल को शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो लीनियस के काल में सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति विकसित किया गया, टू किंगडम सिस्टम विकसित किया गया था, जिसमें उन्होंने प्लांटी और एनिमिलिया पादप और प्राणी जगत को, पादप और प्राणी जगत में वर्गीकरण किया था। ठीक है, दिस सिस्टम वाज यूज टिल वेरी रिसेंटली। ठीक है, यह सिस्टम जो है तुरंत जो है यूज कर लिया गया। ठीक है, यह पद्धति जो है कुछ समय के लिए अपनाई जाती है। ठीक है, दिस सिस्टम वाज यूज टिल वेरी रिसेंटली, यह सिस्टम जो है कुछ समय तक अपनाया गया। दिस सिस्टम डिड नॉट, ठीक है, इस सिस्टम में प्रॉब्लम भी थे। यह जो टू किंगडम सिस्टम लीनियस के समय दिया गया था, इस सिस्टम को जो है कुछ समय तक अपनाया जाता रहा, लेकिन इस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम थी। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। यह सिस्टम जो है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में डिफरेंस नहीं करता था। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी डिफरेंस नहीं करता था। फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म थे अर्थात ग्रीन एल्गी, एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म अर्थात फंजाई, उनको भी यह अलग नहीं करता था। ठीक है, तो यह सिस्टम जो है कुछ समय के लिए अपनाया गया, लेकिन इनमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी। यह सिस्टम जो है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को अलग नहीं करता था, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को अलग नहीं कर पाता था, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को भी अलग नहीं करता था। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड, बट, ठीक है, यह जो प्लांट और एनिमल में क्लासिफिकेशन कर गया, प्लांट और एनिमल में क्लासिफिकेशन किया गया, इस यह तो आसानी से समझ में आती थी। ठीक है, आसानी से हो जाता था, लेकिन इसको समझना कठिन था। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल वाज इजीली डन। प्लांट और एनिमल में क्लासिफाई करना यह तो आसान था, बट वाज इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, वाट इजी टू अंडरस्टैंड, इसको आसानी से समझा भी जा सकता था, लेकिन अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। एक बड़ी संख्या में ऑर्गेनिज्म को इस कैटेगरी में शामिल नहीं किया जा सकता था। एक बड़ी संख्या में ऑर्गेनिज्म को इस कैटेगरी में शामिल नहीं किया जा सकता था। ठीक है, तो प्लांट एंड एनिमल पर आधारित यह जो वर्गीकरण था आसान और सरलता से समझे जाने के बावजूद भी बहुत से जीवधारियों को इनमें से किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था। न तो उनको प्लांट में रख सकते थे, न तो एनिमल में रख सकते थे। हेंस, इसी कारण द टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम वाज फाउंड inadequate
ठीक है। इसी कारण अत्यंत लंबे समय से चली वर्गीकरण के लिए, ठीक है, अत्यंत लंबे समय तक चली आ रही वर्गीकरण की यह जो द्विजगत पद्धति है यह अपर्याप्त सिद्ध हुई। ठीक है, यह उचित सिद्ध नहीं हुई। Hence, इस प्रकार the two kingdom classification used for a long time was found inadequate, अपर्याप्त पाया गया। लंबे समय से चल रहा टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है यह अपर्याप्त पाया गया। A need was also felt for, ठीक है, जरूरतों के अनुसार, ठीक है, जरूरतों के अनुसार जो है यह फेल हो गया। जैसे कि इसमें शामिल नहीं किया गया कौन कौन सा चीज। अ नीड वाज आल्सो फेल्ड फॉर इंक्लूडिंग बिसाइड ग्रास मॉर्फोलॉजी, ठीक है, इसमें ग्रास मॉर्फोलॉजी शामिल नहीं किया गया। अदर कैरेक्टरिस्टिक लाइक सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप etc, इनको जो है ध्यान नहीं दिया गया था इस क्लासिफिकेशन में। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन था जिसको प्लांट और एनिमल में डिवाइड किया गया, केवल किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, इसमें जो है मॉर्फोलॉजी को ध्यान नहीं दिया गया। ग्रास मॉर्फोलॉजी के साथ साथ जो है सेल स्ट्रक्चर को, सेल वॉल के, ठीक है, कैरेक्टर को, न्यूट्रिशन के मेथड को, हैबिटेट, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है, इसको भी क्लासिफिकेशन में शामिल करना जो है आवश्यक समझा जाने लगा कि क्लासिफिकेशन में इनको भी शामिल किया जाए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि द टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडिक्वेट, लंबे समय से यूज हो रहा टू किंगडम सिस्टम जो है अब जो है अपर्याप्त हो गया, क्योंकि अब जरूरत महसूस की जाने लगी कि इस सिस्टम में ग्रास मॉर्फोलॉजी को शामिल किया जाए। अदर कैरेक्टरिस्टिक लाइक सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इन सभी चीजों को शामिल करते हुए क्लासिफिकेशन किया जाए। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगॉन सेवरल चेंज ओवर टाइम। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन है वह समय के साथ साथ चेंज होता रहेगा और होता है। थ्रू प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। ठीक है, प्लांट और एनिमल सिस्टम जो है वह कांस्टेंट है ऑल डिफरेंट सिस्टम से, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूडेड अंडर दिस किंगडम हैव बीन चेंजिंग। जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ेगी ग्रुप ऑर्गेनिज्म के बारे में, किंगडम के बारे में, वैसे वैसे हम क्लासिफिकेशन को चेंज करते जाएंगे। द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम हैव आल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर टाइम। समय के साथ साथ साइंटिस्ट भी अलग अलग मेथड देंगे, अलग अलग तरीके बताएंगे, समझने के अलग अलग तरीके बताएंगे, जिसके अनुसार हमें क्लासिफिकेशन भी उस आधार पर करना होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि लंबे समय से आ रही द्विजगत पद्धति जो है अपर्याप्त सिद्ध हो गई। इसके अलावा वर्गीकरण के लिए ग्रास मॉर्फोलॉजी के साथ साथ सेल स्ट्रक्चर, कोशिका संरचना, नेचर ऑफ वॉल, कोशिका भित्ति के लक्षण, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण की विधि, हैबिटेट, आवास, ठीक है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन की विधियां और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, विकासी संबंध को भी शामिल करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। ठीक है, अतः क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर टाइम। अतः समय के साथ साथ सजीवों के वर्गीकरण की पद्धति में अनेक परिवर्तन आए हैं।
through plant and animal kingdom have been a constant under all different system। ठीक है, प्लांट और एनिमल किंगडम के वर्गीकरण की इन कठिन पद्धतियों जिनमें सम्मिलित है द अंडरगोइंग ऑफ व्हाट ग्रुप ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूडेड अंडर दीज किंगडम हैव बीन चेंजिंग द नंबर एंड नेचर ऑफ द अदर किंगडम हैव आल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर टाइम। ठीक है, तो पादप और प्राणी जगत के वर्गीकरण की इन कठिन पद्धतियों जिनमें शामिल समूह जीवधारियों में होने वाले परिवर्तन शामिल हैं, सदा ही शामिल रहे हैं। इसके अलावा जीवधारियों के विभिन्न जगतों की संख्या और उनके लक्षणों की विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग व्याख्या की गई है। ठीक है, तो इन सब चेंजिंग को देखते हुए हमें क्लासिफिकेशन में चेंज करते रहना होगा। ठीक है, आर.एच. विटेकर, समय बीतने के साथ साथ एक वैज्ञानिक आए आर.एच. विटेकर 1969 ईस्वी में 1969। ठीक है, आर.एच. विटेकर प्रपोज्ड अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वेयर नेम्ड। उन्होंने जो 5 किंगडम सिस्टम दिया था उनमें क्या नाम थे 5 किंगडम के? मुनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, तो सन 1969 में आर.एच. विटेकर द्वारा एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया। 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति दी गई थी। इस पद्धति के अंतर्गत जो शामिल किए गए किंगडम थे उनके नाम हैं मुनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, यह जो क्लासिफिकेशन का मेन क्राइटेरिया था, यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर। उन्होंने जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया अपनाया था 5 किंगडम सिस्टम में, वह क्राइटेरिया था सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इन सबको शामिल करते हुए उन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जो किस पर आधारित था? सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। टेबल 2.1 gives a comparative account of different characteristics of the 5 kingdom। ठीक है, टेबल 2.1 में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को शामिल करते हुए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिखाया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले टेबल 2.1। देखें ध्यान से, यह आपका टेबल 2.1 है, जिसमें आप देख रहे हैं यह आर.एच. विटेकर के द्वारा दिया गया था और इसमें जो कैरेक्टर्स लिए गए हैं, सेल टाइप को लिया गया है, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनको शामिल करते हुए क्लासिफिकेशन किया गया है। 5 किंगडम्स में 5 किंगडम जो हैं वे हैं मुनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। मुनरा का सेल टाइप कैसा होगा? मुनरा का सेल टाइप होगा प्रोकैरियोटिक। मुनरा का सेल वॉल क्या होगा? मुनरा का सेल वॉल है नॉन सेलुलोजिक। ठीक है, इसमें सेलुलोज नहीं पाया जाता है, नॉन सेलुलोजिक है। क्या पाया जाता है? पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड। इसके सेल वॉल में, ठीक है, मुनरा में जो भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके सेल वॉल में पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड से बने होते हैं, यह नॉन सेलुलोजिक होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर टाइप होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है मुनरा में वह ऑटोट्रॉपिक, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक होता है। और ऑटोट्रॉपिक में कैसा?
कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। एंड हेट्रोट्रॉपिक होता है, हेट्रोट्रॉपिक में कौन सा, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो मुनेरा किंगडम में रखे गए जीव हैं उनका सेल टाइप प्रोकैरियोटिक है, उनका सेल वॉल जो है वह नॉन सेलुलोजिक है, पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड से बना हुआ है, उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर टाइप है, और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक में कीमोसिंथेटिक एंड पॉली, ठीक है, फोटोसिंथेटिक है, जबकि हेट्रोट्रॉपिक में सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक है। ठीक है, दूसरा जो किंगडम है वो है आपका प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में सेल टाइप यूकैरियोटिक होता है, प्रोटिस्टा में सेल टाइप यूकैरियोटिक होता है। सेल वॉल प्रेजेंट इन सम, सेल वॉल जो है कुछ में पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होता है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इसमें ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक होता है। ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेटिक टाइप होता है, ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेटिक टाइप होता है। ठीक है, नेक्स्ट किंगडम फंजाई। फंजाई में सेल टाइप आपका यूकैरियोटिक होगा, सेल वॉल प्रेजेंट होंगे लेकिन सेलुलोज नहीं पाया जाएगा, सेल वॉल प्रेजेंट विदाउट सेलुलोज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है मल्टी सेलुलर होगी, लूज टिश्यू होंगे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है मल्टी सेलुलर होगी लेकिन लूज टिश्यू होंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें जो है हेट्रोट्रॉपिक होता है, और हेट्रोट्रॉपिक में कौन सा, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक होता है। नेक्स्ट जो किंगडम है वह है आपका प्लांटी। प्लांटी में सेल टाइप यूकैरियोटिक है, सेल वॉल जो है प्रेजेंट होता है और सेलुलोज पाए जाते हैं उसमें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है टिश्यू एंड ऑर्गन टाइप है। प्लांटी में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू एंड ऑर्गन टाइप है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ऑटोट्रॉपिक होता है और वह होता है फोटोसिंथेटिक। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कौन सा है, फोटोसिंथेटिक है। लास्ट में आपका एनिमेलिया। एनिमेलिया जो किंगडम है उसमें सेल टाइप यूकैरियोटिक होता है, सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल की पाई जाती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है हेट्रोट्रॉपिक होता है, हेट्रोट्रॉपिक में होलोजोइक एंड सेप्रोफाइटिक ये सब होते हैं, होलोजोइक एंड सेप्रोफाइटिक होते हैं। तो यह जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का आपने कैरेक्टरिस्टिक्स दिया देखा, जो आर.एच. विट्टेकर के द्वारा 1969 में दिया गया था। ठीक है, जो किस पर आधारित था, जो सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे आधारित था। ठीक है, आगे देखते हैं। The main criteria of classification used by him include cell structure, thallus organization, mode of nutrition, reproduction, and phylogenetic relationship. Table 2.1 gives a comparative account of different characteristics of the 5 kingdom. तो टेबल 2.1 को हमने एक्सप्लेन किया, जिसमें आपने कंपैरेटिव अकाउंट देखा डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 5 किंगडम। लेट अस लुक एट दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इशू एंड ठीक है, कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस्ड द क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपने देखा कि जो 5 जगत वर्गीकरण है इससे जुड़े मुद्दों और धारणाओं पर आप विचार करेंगे, जिससे वर्गीकरण की यह पद्धति प्रभावित है। ठीक है, तो जो भी आपने धारणाएं, मुद्दे पर विचार किया था उन सभी पर यह क्या है, आधारित था, इसलिए जो है यह प्रभावित है। लेट अस लुक एट दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इश्यूज एंड कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस्ड द क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, जो क्लासिफिकेशन सिस्टम का इन्फ्लुएंस था उन सभी पर यह 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उन चीजों को अंडरस्टैंड कराता है और उन चीजों को पालन कराता है। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड बैक्टीरिया,
ठीक है। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम्स इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, फंजाई, मोसेस, फंस, जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट्स। ठीक है। तो इससे पहले का जो वर्गीकरण था, अर्लियर, इससे पहले का जो वर्गीकरण था उसमें जो है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को प्लांट के साथ रखा गया था। ठीक है, किसके रखा गया था? प्लांट के साथ रखा गया था। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फन, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट। यह सब सारी चीजें जो हैं वह किसमें शामिल थी? प्लांट के अंतर्गत रखी गई थी। द कैरेक्टर दैट unified this whole kingdom was that all the organism included had a cell wall in their cell। ठीक है, इस किंगडम के समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का उपस्थिति रहना एक समानता थी। ठीक है, यह जो प्लांट के अंतर्गत रखने का क्या कारण था? पहले जो है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, फंजाई, मॉस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को प्लांट के अंतर्गत क्यों रखे थे? तो इसका एक ही रीजन था, इन सब में, इन सबके सेल में सेलवाल पाया जाता है, इसीलिए इनको प्लांट में रखा गया था। ठीक है, तो आपने देखा कि जो पहले का वर्गीकरण पद्धति है जिसके अंतर्गत बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, मांस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को पादपों के साथ रखा गया था। इस जगत के समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, सेलवाल का उपस्थित रहना एक समानता थी। ठीक है, दिस प्लेस्ड टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक, जबकि उनके अन्य लक्षण जो थे वह दूसरों से एकदम अलग थे। ठीक है, जो अन्य लक्षण थे वह दूसरों से एकदम अलग थे, केवल एक ही समानता थी उनके सेल के सेलवाल में, बाकी लक्षण जो है एक दूसरों से अलग थे। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफरेंट इन अदर कैरेक्टरिस्टिक, इट ब्रॉट टुगेदर the prokaryotic bacteria and the blue green algae with other group which were eukaryotic। ठीक है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी को एक अन्य यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के साथ वर्गीकृत कर दिया गया। ठीक है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को एक अदर ग्रुप यूकैरियोटिक के साथ क्लासिफाइड कर दिया गया। ठीक है, किस में रख दिया गया? मोनेरा में रख दिया गया। ठीक है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए एक अदर ग्रुप बनाया गया। ठीक है, एक को प्रोकैरियोटिक के लिए मोनेरा बनाया गया और यूकैरियोटिक के लिए प्रोटिस्टा बनाया गया। अब पहले इनको एक ही में रखा गया था, प्लांटी में, लेकिन बाद में इनको अलग कर दिया गया। इट ब्रॉट टुगेदर the prokaryotic bacteria and the blue green algae with other group which were eukaryotic। ठीक है, इनके लिए अलग ग्रुप बना दिया गया, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। इट आल्सो ग्रुप्ड टुगेदर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड द मल्टीसेलुलर वंस। ठीक है, इसके साथ साथ जो है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए भी ग्रुप में स्थान दिया गया। ठीक है, तो आपने देखा कि जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया थे, ब्लू ग्रीन एल्गी थे, को एक यूकैरियोटिक, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के साथ वर्गीकृत कर दिया गया। ठीक है, इस क्लासिफिकेशन के अनुसार यूनिसेलुलर जीवों को मल्टीसेलुलर जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया। ठीक है, इट आल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर वंस। से फॉर एग्जांपल Chlamydomonas and Spirogyra were placed together under algae। Chlamydomonas और Spirogyra को, ठीक है, एल्गी में शामिल कर दिया गया। The classification did not differentiate between the heterotrophic group। ठीक है, यह क्लासिफिकेशन जो है हेट्रोट्रॉपिक ग्रुप को डिफरेंशिएट नहीं करता है। The classification did not differentiate between the heterotrophic group, fungi and the autotrophic green plant।
through. They also show a characteristic difference in their wall composition. The fungi had chitin in their wall, while green in plant had a cellulose. ठीक है, तो आपने देखा कि इस पद्धति के अनुसार द क्लासिफिकेशन, इस पद्धति के अनुसार एक कोशिकीय जीवों को बहुकोशिकीय जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया, जैसे क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगैरा शैवाल। इस वर्गीकरण में कवकों को जैसे परपोषिका, ठीक है, जो हेट्रोट्रॉपिक थे फंजाई, ठीक है, का ग्रीन प्लांट्स जैसे ऑटोट्रॉपिक के बीच में भी विभेद नहीं किया गया, डिफरेंस नहीं किया गया। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेट्रोट्रॉपिक ग्रुप फंजाई एंड ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट। यह जो क्लासिफिकेशन है वह हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक में डिफरेंशिएट नहीं करता है, फंजाई और ग्रीन प्लांट में डिफरेंशिएट नहीं करता है, ठीक है, थ्रू, जबकि दे आल्सो शो अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल कंपोजिशन, जबकि इनके वॉल कंपोजिशन में अंतर होता है। फंजाई हैड काइटिन, फंजाई का वॉल जो है वह काइटिन से बना होता है इन देयर वॉल, वाइल ग्रीन प्लांट हैड सेलुलोज, जबकि ग्रीन प्लांट का वॉल जो है सेलुलोज से बना होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि इस पद्धति के अनुसार एक कोशिकीय जीवों को बहुकोशिकीय जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया, जैसे क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगैरा शैवाल। इस वर्गीकरण में कवकों फंजाई जैसे परपोषिका हेट्रोट्रॉपिक और हरित पादपों ग्रीन प्लांट जैसे ऑटोट्रॉपिक के बीच में कोई अंतर नहीं किया गया, जबकि फंगस की सेलवाल काइटिन की और हरित पादप ग्रीन प्लांट का सेलुलोज का बना होता है। इन्हीं लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कवकों को एक अलग जगह फंजाई में रखा गया, ठीक है। इन्हीं कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कवक को, फंगस को एक डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट किंगडम इसमें रखा गया, फंजाई में रखा गया। देखे ध्यान से, when such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom, kingdom fungi, ठीक है। इन लक्षणों को देखते हुए, ठीक है, एक अलग से फंजाई के लिए एक अलग से किंगडम में रखा गया, जिसे किंगडम फंजाई कहा जाता है। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेयर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मुनरा, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे इनको एक अलग ग्रुप के रूप में किंगडम मुनरा में रखा गया। एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेयर प्लेस इन किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है, और जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको लिए प्रोटिस्टा किंगडम दिया गया, ठीक है। तो इन सब लक्षणों को देखते हुए फंजाई को एक अलग से किंगडम दिया गया, किंगडम फंजाई, जबकि प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म थे उनके लिए एक अलग मोनेरा और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत रखा गया, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी, ठीक है। प्रोटिस्टा में क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, ठीक है, क्लोरेला को एक साथ रखा गया है। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्ति युक्त, ठीक है, कोशिका भित्ति युक्त क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को, जिन्हें पहले एल्गी में रखा गया था, जिन्हें पहले किस में रखा गया था, अर्लियर प्लेस इन एल्गी विथ प्लांट एंड बोथ हैविंग सेल वॉल, ठीक है, इनको एल्गी के साथ रखा गया था जिनमें दोनों में सेल वॉल पाए जाते थे, इस बेस पे रखा गया था। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला विथ पैरामीशियम एंड अमीबा which were earlier placed in animal kingdom with lack cell wall, सेल वॉल के न होने के कारण इनको पहले एनिमल किंगडम में रखा गया था, किसको, पैरामीशियम और अमीबा को, जिसे बाद में प्रोटिस्टा में रखा गया, ठीक है। इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विथ इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वेयर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम, ठीक है। तो इस तरह से इनको जो है अलग अलग किंगडम में रखा गया। तो आपने देखा कि फंजाई के लिए एक अलग किंगडम बनाया गया, सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के साथ मुनेरा और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत रखा गया।
प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत जो थे कोशिका भित्तियुक्त, जिनमें सेलवाल था, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, ठीक है, जिनमें एल्गी में रखा गया था, पैरामीशियम और अमीबा, जिन्हें पहले एनिमल किंगडम में रखा गया था, के साथ साथ रखा गया है, जिनमें सेल वाल नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो पहले जो है सेल वाल पाए जाने वालों और सेल वाल न पाए जाने वालों को अलग अलग रखा जाता है, लेकिन अब जो है एक साथ रखा गया है। दिस हैपन, यह कैसे संभव हुआ? दिस हैपन बिकॉज द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज्ड, क्योंकि जो क्लासिफिकेशन की क्राइटेरिया थी वह चेंज कर दिया गया। क्लासिफिकेशन की क्राइटेरिया थी, चेंज कर दिया गया, तभी यह संभव हो पाया। सेलवाल वाले और बिना सेलवाल वाले को एक साथ रखा गया। सेलवाल वाले अर्थात क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला और बिना सेलवाल वाले अर्थात पैरामीशियम और अमीबा, सबको एक साथ रखा गया। यह तभी संभव हुआ जब हमने क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया को चेंज कर दिया। द काइंड ऑफ चेंजेज विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। यह चेंजिंग का जो प्रोसेस है यह फ्यूचर में भी होगा। यह चेंजिंग का प्रोसेस फ्यूचर में भी होगा, भविष्य में होगा। वह निर्भर करता है कि हम कितना इम्प्रूवमेंट करते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी बढ़ती है, और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यह चेंजिंग लगातार होगा, फ्यूचर में होगा, यह हमारे समझ पर आधारित होगा। जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती जाएगी, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में जानते जाएंगे, यह चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो आपने देखा कि ऐसा वर्गीकरण के मापदंडों में परिवर्तन के कारण हुआ है, और इस प्रकार का परिवर्तन भविष्य में भी हो सकते हैं, जो लक्षणों और विकासीय संबंधों के प्रति हमारी समझ में सुधार पर निर्भर होंगे। ठीक है, जैसे जैसे विकासीय संबंध में हमारा सुधार होगा, हमारे अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ेगी, वैसे वैसे वर्गीकरण में भी हम चेंजिंग करेंगे। ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज बीन मेड टू इवॉल्व अ क्लासिफिकेशन सिस्टम which reflects not only the morphological, physiological and reproductive similarities but also phylogenetic, that is based on evolutionary relationship। ठीक है, तो समय के साथ साथ वर्गीकरण की एक ऐसी पद्धति विकसित करने का प्रयास किया गया है जो सिर्फ मॉर्फोलॉजी, ठीक है, आकार की, कायिक और प्रजनन संबंधी समानताओं पर आधारित हो, बल्कि यह जाति वृत्ति हो और विकासी संबंधों पर भी आधारित हो। ठीक है, ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज बीन मेड टू इवॉल्व अ क्लासिफिकेशन सिस्टम। समय के साथ साथ हम जो है एक ऐसे वर्गीकरण पद्धति का विकास करने का प्रयास किया है जो विच रिफ्लेक्ट नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकल, जिसमें केवल मॉर्फोलॉजिकल ही रिफ्लेक्शन न हो, उसके साथ साथ फिजियोलॉजिकल भी हो, रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज भी हो, बट आल्सो फाइलोजेनेटिक। ठीक है, इसके साथ साथ फाइलोजेनेटिक हो, अर्थात यह इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर भी आधारित हो, विकासीय, ठीक है, संबंधों पर भी आधारित हो, जाति वृत्ति हो और विकासी संबंधों पर भी आधारित हो। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम मुनरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई ऑफ द विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में आप जो विटेकर ने क्लासिफिकेशन दिया है उसके अंतर्गत आप किंगडम मुनरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। द किंगडम प्लांटी एंड एनिमलिया कॉमनली रिफर्ड टू एज प्लांट एंड एनिमल किंगडम रिस्पेक्टिवली विल बी डिटेल विथ सेपरेटली इन चैप्टर 3 and 4। ठीक है, आगे आने वाले चैप्टर 3 and 4 में आपको प्लांटी और एनिमलिया किंगडम के बारे में बताया जाएगा, जिसमें प्लांट और एनिमल किंगडम के रूप में उसको शामिल कर दिया गया है। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे मुनरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 और 4 में प्लांटी और एनिमलिया के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां स्टार्ट किया जाएगा किंगडम मुनरा के बारे में। थैंक यू।